हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इवोल्यूशन चैप्टर का वन शॉट देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। इसकी लॉन्ग वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है। इवोल्यूशन इवोल्यूशन का मतलब होता है अनरोल करना हिडन पोटेंशियलिटीज़ को। ठीक है, जैसे आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियलिटीज़ है लेकिन आप उसको पहचान नहीं रहे, तो हिडन पोटेंशियलिटीज़ को अनरोल करना, उसको पहचानना और ले करके निकालना और कुछ नया वर्जन बन जाना इज़ द इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन कैसे होता है? क्या एक दिन में नए वर्जन आप बन जाएंगे? नहीं, ये कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और ये कैसा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूअस, धीरे धीरे। हर दिन आप पढ़ेंगे, हर दिन नोट्स बनाएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ आप में अच्छी चेंजेस होगी, तभी वो इवोल्यूशन आएगा, अचानक से नहीं आएगा। जैसे जैसे आपने सुना होगा कि जो पूर्वज हैं हमारे, कौन है? बंदर हैं। लेकिन बंदर हमारे पूर्वज नहीं है बच्चे। हमारे पूर्वज, हमारे इंसानों के पूर्वज और बंदरों के पूर्वज, दोनों के पूर्वज क्या हैं? सेम हैं। हम दोनों के सेम एंसेस्टर हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि नेचर में कुछ ऐसी चेंजेस आई और बंदर जो है, बंदर कहीं जाके छुप गए और बंदर जो है बंदर ही रह गए। और हमने उस में क्या किया? एडेप्टेशन किया। हम अलग अलग कंडीशन में कुछ ना कुछ नया सीखते गए और हम क्या बन गए? ह्यूमन बीइंग बन गए, बंदरों से अलग बन गए। तो हम दोनों के, हमारे एंसेस्टर क्या थे? सेम थे। और हम बन गए इंसान और ये बंदर ही रह गए। इवोल्यूशन चैप्टर में इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ में लाइफ कैसे आई, यूनिवर्स कैसे आई, इसी को हम किस में पढ़ते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्टार, यूनिवर्स, इन सब को हम किस में डालते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में डालते हैं। हम जो आज स्टार देख रहे हैं क्लियर नाइट में, एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं? वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट। हम वो जो स्टार देख रहे हैं वो प्रेजेंट वाला स्टार नहीं है। वो स्टार बहुत समय पहले चमका था, वो आज हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वी आर लुकिंग बैक इन टाइम। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर। ये जो डिस्टेंस होता है ये किस में मेजर किया जाता है? लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। और ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और इनकी रोशनी आते आते बहुत समय बीत जाता। और हम क्या देख रहे हैं? हम अपना पास्ट देख रहे हैं, ना कि आज देख रहे हैं। हम बोलते हैं ना, आज आज तारे नहीं निकले हैं। हाँ हाँ, तारे छुपे हुए हैं। और जब तारे दिख रहे हैं तो आज तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। हम एक्चुअली पास्ट देख रहे हैं। ओके, द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स कितना पुराना है, ये आपको याद रखना है। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और ये यूनिवर्स बना कैसे? बिग बैंग थ्योरी से। सबसे पहले क्या हुआ कि सारी जितनी भी चीजें थी ना, एक पॉइंट में आकर के समा गई। और इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे हो गया कि फिर बर्दाश्त नहीं हो पाया। और वो क्या हो गई? अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ, बिग एक्सप्लोजन हुआ, जिसको बोलते हैं बिग बैंग। बहुत ही बड़ा धमाका हुआ यहाँ पे। जब एक जगह एनर्जी कहीं पे बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो क्या होता है? एक धमाका होता है ना। तो वैसे ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। और क्या हुआ? फिर चीजें धीरे 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 क्या हो गई? ठंडी होती गई, ठंडी होती गई। और ये फैलती गई, ये चीजें फैलती गई। और बच्चे, बिग बैंग थ्योरी को हम इसलिए भी सही मानते हैं क्योंकि अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। तो यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रही है और धमाके के बाद चीजें क्या होती है? एक्सपेंड हो रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ग्राफ है ना एक्सपेंशन का, वो रुक जाएगा। कभी ना कभी ग्राफ जो है रुकता है, तो ये ग्राफ रुक जाएगा और फिर ये सारी चीजें फिर से सिकुड़ेंगी और फिर से एक पॉइंट में आ जाएंगी। और फिर से धमाका होगा और फिर से एक नया नया यूनिवर्स बनेगा। समझ गए? तो इस तरह से चीजें चलती रहती है, समय का चक्र जो है चलता रहता है। टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन एंड हीलियम बने कुछ समय के बाद। ठीक है, और फिर जो गैसेस हैं ग्रेविटेशनल पुल के अंडर में क्या हुई? कंडेंस्ड हुई। और क्या बनाई? गैलेक्सीज बनाई। बहुत सारे गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में हमारे। और हमारी जो गैलेक्सीज है, जो सोलर सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारी जो गैलेक्सी, उसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये आपको पता होना चाहिए। और अर्थ की एज क्या है? 4.5 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, अर्थ कब बना था? 4 बिलियन ईयर अगो बना था। और अर्थ जब बना था तो वो आग का गोला था। और फिर धीरे धीरे वो ठंडा हुआ। और वहां पे जब अर्थ बना था तो उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। और ये क्वेश्चन आता है कि जब अर्थ बना था तो वहां पे कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, उस समय क्या था? वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था। ये सारी चीजें अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिल रही थी। द यूवी रेस फ्रॉम द सन ब्रोकन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
यूवी रेज जो हैं वो वाटर को, ये जो वाटर है वाटर को किस में ब्रेक कर दी, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर दी। एंड जो लाइटर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, वो हल्का है और वो एस्केप हो गया, और ऑक्सीजन कंबाइन हो गया अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ, टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर कंपाउंड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस तरह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे ऑक्सीजन मिल करके, तीन ऑक्सीजन मिल करके ओजोन लेयर बनाए, और ओजोन लेयर इज लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, तीनों मिल करके क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारा। फिर आपको क्वेश्चन आता है, और धीरे धीरे क्या हो गया कि जैसे जैसे अर्थ कूल हुआ, वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर क्या हो गए, कंडेंस हो गए, कंडेंस होकर के रेन बन गए, और रेन बन के प्रेसिपिटेट होने के बाद ओशियंस बन गए। जगह जगह पे जो बड़ी बड़ी क्रेटर्स थी ना, पहले हमारा अर्थ जैसे अभी यूं लगता है ना देखने में गोल सा, ऐसा नहीं था। हमारा अर्थ कैसा लगता था, यूं यूं इस टाइप का लगता था, और ये सारे क्रेटर भर गए और ये पूरा हो गया आपका गोल। ठीक है, ओके, सारे क्रेटर्स वगैरह भर गए, किससे, पानी से भर गए, और माउंटेन्स वगैरह भी डेवलप हो गए कुछ जगह पे। नेक्स्ट है आपका कि लाइफ कैसे आई। अर्थ के बारे में तो हमने समझ लिया, यूनिवर्स के बारे में समझ लिया, लाइफ कैसे आई। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू द डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। इनका क्या मानना था, जो ग्रीक थिंकर्स थे उनका मानना था, वो पैनस्पर्मिया थियोरी उन्होंने दी थी, उनका मानना था कि जो स्पोर्स है ना, वो स्पोर्स दूसरे ग्रह से, पैन दूसरे ग्रह से आए हैं, और वो स्पोर्स अर्थ में जाके गिरे, कुछ दूसरे प्लैनेट में गिरे, इस तरह से वो गिर रहे हैं और वहाँ लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है। इनका ये मानना था, पैनस्पर्मिया थियोरी। ओके, और अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स यही मानते हैं कि हर जगह स्पोर्स हैं, और ये स्पोर्स जो है दूसरे ग्रह से आए हैं और लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। फिर लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग रॉटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड। कुछ क्या मानते हैं, कुछ क्या मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं उनका तो भाई मानना ये है, ये मैं बहुत डिटेल में आपको एक सेशन बनाऊंगी जिसमें मैं पूरे साइंटिस्ट के नाम के साथ, ईयर के साथ, और बहुत ज़्यादा डिटेल में पैनस्पर्मिया क्यों सही हो सकता है, फिर जितनी भी थियरी है वो क्यों सही हो सकती है, उनका साइंटिफिक और लाइफ में क्या मतलब उसका व्यू है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और बहुत मजा आएगा आपको। अभी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ जो साइंटिस्ट थे उनका क्या मानना था कि जो भी चीज़ें आई हैं ना वो सड़ी गली चीज़ों से आई हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आपको चूहे पैदा करने हैं, चूहे पैदा करने हैं तो आपको बोरी ले लेनी है, एक चावल की या गेहूं की बोरी ले लेनी है, और उस बोरी के ऊपर अपने पसीने से भीगे हुए कपड़े, पसीने से भीगे हुए शर्ट को उस पर रख देना। कुछ दिन बाद आपको चूहा दिखेगा, समझ गए। तो उन्होंने चूहा बनाने की रेसिपी बता दी। फिर उन्होंने बताया कि अगर कीचड़ वगैरह के पास अगर आप कुछ गंदा कुछ जमा कर देते तो कुछ दिन बाद आपको वहाँ मक्खियाँ दिखेंगी, मच्छर दिखेंगे, तो वो सभी बने हैं किससे, आपकी वो गंदगी रखने की वजह से अपने आप बने हैं। स्ट्रॉ, मड, इन सब से ये सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और इस थियोरी को बोलते हैं थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जैसे जैसे बच्चे या फिर अभी भी बहुत लोग मानते हैं ना कि चीनी रख दी तो अब अचानक से चींटियां कहाँ से आ जाती, भाई चींटियों का तो रास्ता नहीं दिखा हमें, चींटियां कहाँ से आ गई, हाँ, और डब्बा तो बंद था, डब्बा तो बिस्किट का बंद था, उसके अंदर चींटियां कहाँ से आ गई। तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन भाई इसके पीछे दूसरी कहानी होती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है। ये इसको डिस्प्रूव किया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने बोला कि इन्होंने एक क्या लिया, एक स्वान नेक वाला इन्होंने बॉटल ले लिया, ठीक है, इस तरह का बॉटल ले लिया, और उसके बाद फिर दूसरा जो है बॉटल लिया, उसका स्वान नेक जो है तोड़ दिया उन्होंने, ब्रेक कर दिया, और इसके अंदर मीट का सूप या वेजिटेबल का सूप उन्होंने रख दिया। उसके बाद बहुत ही स्टेराइल कंडीशन में रखा था अच्छे से। इन्होंने देखा कि ये वाले में कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी स्पोर का जनरेशन नहीं हुआ, और यहाँ पे चूंकि ये खुला था इसमें फॉर्मेशन हो गया, बैक्टीरिया वगैरह का फॉर्मेशन हो गया। तो इन्होंने बताया कि भाई पहले से कोई स्पोर वगैरह, पहले से कोई बैक्टीरिया वगैरह थे जो यहाँ पे आ गए, और इसमें बैक्टीरिया नहीं आ पाए, इसमें बैक्टीरिया नहीं आ पाए तो नहीं जन्म हो पाया। तो आप एयर टाइट कंटेनर में अगर कोई सामान रखते हैं तो बहुत समय तक वो चल जाता, उसमें बैक्टीरिया वगैरह, उसमें फंगस ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाता। तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को खारिज कर दिया, और इन्होंने बताया लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, पहले से वहां पे कोई लाइफ थी, पहले से इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह गया था, तभी इसमें क्या हुआ कि कोई लाइफ आई। ओके,
तो वही सारी चीज़ लिखी हुई है कि इन्होंने फ्लास्क वगैरह लिया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसमिस कर दिया गया। ओके, फिर ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। और बच्चे इससे भी पहले ना आपका गॉड क्रिएशन वाला थियरी आया था सबसे पहले, कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। भगवान ने सोमवार को जैसे पहाड़ वगैरह बनाया, मंगलवार को ये आकाश वगैरह, ये पानी वगैरह बना दिया। ऐसे करके उन्होंने 6 दिन तक काम किया और फिर संडे को उन्होंने आराम किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले एडम को बनाया, और एडम की रीढ़ की जो हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, रिब्स से उन्होंने क्या बनाया था, एडम को मिट्टी से बनाया था, और फिर उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी से उन्होंने ईव को बनाया। और एडम और ईव ही आगे चल के पूरा जनरेशन, पूरे सबको उन्होंने बनाया। तो क्या एडम और ईव मरे नहीं? बीच में कुछ ऐसे अकाल वगैरह नहीं है? बीच में कुछ इतना हार्श कंडीशन था, कुछ भी खराब नहीं हुआ? ये एक बार में इतने इतने लोग मर जाते हैं, तो क्या उस समय कुछ लोग जब पैदा हुए होंगे, एडम ईव ने कितने लोगों को पैदा किया होगा, और फिर उनसे कितने बच्चे पैदा हुए होंगे? तो बहुत सारी चीज़ें इसको रिजेक्ट करती हैं। और भगवान ने वाकई बनाया है, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया। भगवान के बनाने का मतलब ये होता है बच्चे कि भगवान ने सेलेक्ट किया है। जो नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करते हैं ना, वो भगवान ने किया है एक्चुअली। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे डिटेल वाले लेक्चर में। द कंडीशन ऑन अर्थ वेयर, हाँ, फिर ओपेरिन ऑफ रसिया और हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या बोला, हेल्डेन और आपके ओपेरिन ने क्या बोला कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है। अब बात हो गई कि ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आए, तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आए, नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आए। सबसे पहले जैसे अमीनो एसिड बना, फिर आपका प्रोटीन बन गया, आरएनए बन गया, फिर डीएनए बन गया, इस तरह से चीजें बनी। कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर। उस समय क्या था, जब अर्थ नया बना था तो बहुत हाई टेम्परेचर था, वल्केनिक इरेप्शन हो रहा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, CH4 NH3 इस तरह की चीज़ें थी उस समय, मीथेन, अमोनिया। ठीक है, इन 1953 इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। लेकिन फिर उसके बाद 1953 में मिलर आए। मिलर ने क्या किया, ये सारी इसकी इन्हीं की बातों को उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं लेबोरेटरी में इस चीज़ को प्रूव करके देखता हूँ। तो इन्होंने उस समय जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते थे और उस समय जो कंडीशन होती थी, वो सारी चीज़ें क्रिएट की। क्लोज फ्लास्क लिया, उसमें CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। बच्चे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार PYQ आ चुका है कि क्या क्या लिया था, तो याद रखना आपको। CH4 लिया था, NH3 लिया था, और H2, 4 3 2, CH4 NH3 और फिर H2 लिया था। एक बार H4 है, एक बार H3 है, और एक बार H2 है। और कितने पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर था। 8000 लिखा हुआ हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। लिया तो उन्होंने क्या देखा, अमीनो एसिड बन गए। ओके, अमीनो एसिड बन गए। सिमिलर एक्सपेरिमेंट में बाकी और लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने क्या देखा, शुगर बन रहा है, नाइट्रोजन बेसिस बन रहे हैं, पिगमेंट बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं। और इससे पता चला कि भाई ल्यूका बने, फ्यूका बने, इस तरह की चीज़ें बनी। और हमारा न्यूक्लियोटाइड वगैरह सब बन करके एक सबसे पहले जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, फिर सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, फिर उसके अंदर ऑर्गेनलीज आए, और धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। With the limited evidence, the first part of the conjugated story, chemical evolution was more or less accepted. Limited evidence थे, तो इसको माना भी गया और नहीं भी माना गया। ठीक है, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, ये आपको याद रखना। फर्स्ट नॉन सेलुलर जो लाइफ था वो कब बना, 3 बिलियन ईयर बैक। तो आपको क्या करना है, जितने भी ईयर्स लिखे हुए हैं उसको एक चार्ट बना के साइड में यहाँ पे लिख लेना है। ईयर्स, इंपॉर्टेंट ईयर्स, अर्थ कब बना, ठीक है, गैलेक्सी कब बनी, फिर आपका लाइफ कैसे बना, पहला नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कब बना। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम की लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ फिर आरएनए वगैरह बन गए। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म डिड नॉट ओरिजिनेट टिल, जो है फर्स्ट, अब जो सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है डिड नॉट ओरिजिनेटेड टिल 2000 मिलियन ईयर्स
अगो आपको मिलियन की जगह बिलियन दे देगा, तो याद रखना है मिलियन भी याद करना है, सिर्फ 2000 4000 याद नहीं करना है, ठीक है। जो पहला जो बना होगा वो प्रोबेबली यूनिसेलुलर होगा, और फिर आगे चल के वो मल्टीसेलुलर बने। और इसको क्या बोलते हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरमेंट ओनली, जितने भी बने सबसे पहले पानी में बने। और इस वर्जन को क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस, मतलब लाइफ का बनना, बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब जेनरेट होना, तो पहला लाइफ जेनरेट हो गया, ठीक है। नॉन सेलुलर बना, फिर सेलुलर बना। नाउ स्पेशल क्रिएशन थियोरी है, स्पेशल क्रिएशन थियोरी की 3 कॉनोटेशन, बच्चे इससे क्वेश्चन आता है, क्या 3 कॉनोटेशन थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, जैसा हम देख रहे हैं वैसे ही क्रिएट हुए हैं। तो आप जो डायनासोर वगैरह के बारे में पढ़े हो, जो साक्ष्य मिले हो, सब गलत हैं, सब बकवास हैं इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जैसे अभी दिख रहे हो वैसे ही है, कुछ नहीं बना, ना ही आगे कुछ बनेगा। तो वायरस के जो आप इतने सारे कोविड वायरस के इतने सारे फॉर्म देख रहे थे ना, कि अभी ये वायरस आ गया, वो वायरस, वो सब नहीं होता है, जो बन गया वो बन गया, उसके बाद फिर आगे चीजें, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम, डाइवर्सिटी सेम थी। तो हम जो आदि मानव की कहानियां पढ़ रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो इरेक्टस, ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं सब गलत है। हम अभी जैसे ह्यूमन बींग हैं, शुरू से वैसे ही ह्यूमन बींग थे, ये इसका ये कहना है। सो डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में भी सेम रहेगी। और अर्थ सिर्फ 4000 ईयर ओल्ड है, ये तो सरासर गलत है भाई, सब करके चेक कर लिया गया कि अर्थ तो बहुत पुराना है ना। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको फिर कैंसिल कर दिया था इस आइडिया को, तो आपको इसका 3 कॉनोकेशन याद रखना है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सी वॉयज इन सेल शिप, ये आपको याद रखना है, HMS बीगल, चार्ल्स डार्विन चचा जी ये किस शिप में मूव कर रहे थे, HMS बीगल, ठीक है। याद रखना, बीगल बजाते हैं ना, हाँ साउंड करता है। ने क्या कंक्लूड किया अपने ऑब्जर्वेशन से, दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट अलॉन्ग विद द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर्स अगो। ये क्या इन्होंने क्या बताया कि भाई जितने भी हम लिविंग फॉर्म हैं, हम कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, एक दूसरे से तो सिमिलर हैं, और बहुत जो हमारे पूर्वज हैं जो बहुत मिलियंस ईयर्स अगो मिल रहे हैं, उनसे भी हम मिलते जुलते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि डायनासोर के जो जीन है वो मुर्गे से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब डायनासोर या तो मुर्गा बन गया, या फिर डायनासोर धीरे धीरे करके उसमें कुछ चेंजेस आए, डायनासोर्स में कुछ एक्सटिंक्ट हो गया और कुछ डायनासोर में कुछ चेंजेस आए, और वो धीरे धीरे छोटे ऑर्गेनिज्म बन गए। फिर आगे है कि द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, दिस हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, दोज कैरेक्टर से, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि भाई नेचुरल कंडीशन के लिए इंसान क्या करता है, अडेप्ट करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वेरिएशन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। जैसे इन्होंने उसका डार्विन फिंचेस बर्ड का एग्जांपल लिया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिटनेस इन द इंडिविजुअल, इन्होंने फिटनेस की बात की थी, डार्विन ने फिटनेस की बात की थी, बट फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन वो कोई फिजिकल फिटनेस नहीं है कि अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप सेलेक्ट कर लिए जाओगे। फिटनेस का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना चाहिए, और पूरा कंप्लीट फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट, जो बेटर फिट कर जाते हैं लाइफ में भी वही होता है, जो अच्छे से अडेप्ट कर जाते हैं हार्श कंडीशन में, कैसे भी कंडीशन में जो अच्छे से अडेप्ट कर जाते हैं वो जी पाते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जॉब हो, कहीं भी अगर आप बेटर फिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्विट कर जाते हैं जॉब से, है ना। दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर, जो ज़्यादा फिट रहेगा, ज़्यादा एडजस्ट कर पाएगा, जो ज़्यादा अडेप्ट कर पाएगा, उसके स्पीसीज ज़्यादा होंगे, देयरफॉर सर्वाइव मोर एंड सेलेक्टेड बाय नेचर। भगवान उसी को चुनते हैं जो मेहनत करता है, जो खुद में बदलाव करता है, तो सेलेक्टेड बाय नेचर, एंड नेचर इज गॉड, समझ गए। तो इस तरह से भगवान ने हमें बनाया है, ना कि उस तरीके से कि मतलब अचानक से एक दिन में हमें बना दिया, ठीक। फिर उसके बाद आपको साथ साथ पढ़ना है अल्फ्रेड वेलेस के बारे में। जब डार्विन वर्क कर रहे थे अल्फ्रेड वेलेस भी वर्क कर रहे थे, और ये दोनों भाई सेम चीज पे वर्क कर रहे थे, और इन दोनों जो है सेम ही कंक्लूजन पे आए थे। तो अल्फ्रेड वेलेस और ये दोनों अलग अलग जगह पे थे, और दोनों एक ही चीज पे, और दोनों की फिर बाद में मीटिंग वगैरह भी हुई। तो अल्फ्रेड वेलेस तो अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाए, लेकिन डार्विन ने अपने काम को प्रेजेंट कर दिया, तो उनकी जीत हो गई।
ठीक है, ये थोड़ा आलस कर गए होंगे। अल्फ्रेड वेलेस अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड ऑन मैले आर्कीपेलागो, ये क्वेश्चन आता है, अल्फ्रेड वेलेस किस पे वर्क कर रहे थे, मैले आर्कीपेलागो पे, हैड कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम, सेम सिमिलर कंक्लूजन में आए कि भाई फिटनेस जरूरी है, एडेप्टेशन जरूरी है, और इसी से क्या आता है, वेरिएशन आता है, फिर वेरिएशन से इवोल्यूशन आता है। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, जो लाइफ फॉर्म है उनमें सिमिलरिटीज होती है और उनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। जैसे फाइनली हम कहीं ना कहीं क्या थे, बैक्टीरिया थे। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। आगे बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का एविडेंस है, क्या सबूत है कि इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला सबूत है कि फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म। फॉसिल क्या होता है, हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हार्ड पार्ट वो कहाँ मिलता है, रॉक में मिल सकता है। और रॉक में कैसे मिलता है, रॉक फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक वगैरह आपने पढ़ा है, ठीक है, वहां पे ये मिलते हैं और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या बनते जाते हैं, रॉक की लेयर बनती जाती है, मिट्टी की लेयर बनती जाती है। और जो सबसे नीचे मिलेगा, जो सबसे नीचे मिलेगा, ये रॉक की अगर खुदाई चल रही है तो सबसे नीचे जो मिलेगा वो सबसे पुराना होगा, फिर उसके ऊपर सबसे पुराना, फिर वैसे, तो सबसे ऊपर जो मिलेगा वो न्यूएस्ट ऑर्गेनिज्म होगा और जो सबसे नीचे मिलेगा वो ओल्डेस्ट होगा। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है इवोल्यूशन का, जो ओल्डेस्ट होगा वो भाई थोड़ा अलग होगा, फिर जो न्यूएस्ट होगा वो अलग होगा, जैसे हॉर्स वगैरह का एक बार दिखाया गया था। तो धीरे धीरे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। डिफरेंट एजेस रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट, एंड वो थोड़े से अलग होते हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रेजेंट्स द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म लाइक द डायनासोर। ठीक है, जैसे डायनासोर सिमिलर दिखता है अभी के रेप्टाइल्स वगैरह की तरह। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड, ये क्या बताता है, इतने सारे जो लेयर्स मिलते हैं जब खुदाई करते हैं तो हमको पता चलता है जियोलॉजिकल पीरियड्स के बारे में भी, कि कब वो आए थे लाइफ में और कब वो एक्सटेंट हो चुके हैं। ठीक है, एट दिस इज कॉल्ड द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, इसको बोलते हैं। होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर बच्चे जो सेम लगते हैं, ठीक है, जो सेम लगते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस जो क्या लग रहे हैं, होमो मतलब सेम और लोगस मतलब जैसे अपीयरेंस, तो सेम लगते हैं वो क्या हो गया, होमोलोगस। लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग है। जैसे हम में देख लो, सारे के सारे मैमल्स वगैरह में देख लो, तो जो फोरलिम है सबका एक जैसा लगता है, लेकिन सबका वर्क क्या है, अलग अलग है। हम आगे वाले हाथ को कैसे यूज कर रहे हैं, खाने वाने के लिए, और वो चलने के लिए ही यूज कर रहे हैं। ओके, इन दीज एनिमल सेम स्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन, एडेप्टेशन की वजह से ऐसा हुआ है। जब जो बंदर हैं वो दोनों चारों लिम्स का यूज कर रहे हैं, और हम क्या हो गए, धीरे धीरे इरेक्ट हो गए, सीधे चलने लगे, और इसकी वजह से अब हम दोनों हाथों को चलने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोलोगस। याद रखना, जब भी होमोलोगस होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। होमोलोगस होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट आप क्या फिजिक्स में पढ़ते हो ना, डाइवर्ज होना मतलब कि फैलना। कोई कोई एक चीज थी, कोई एक तरह का कैरेक्टर था, वो अब क्या हो गया, अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है वो अब अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। फोर लिम्स थे, अब वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो दिख एक ही जैसा रहा है, होमोलोगस। ठीक है, होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉमन एंसेस्टर, सब इसमें अलग है, कैट में अलग दिख रहा है, हॉर्स में अलग दिख रहा है। ठीक है, कैट में अलग है, हॉर्स में अलग है, फिर मान लो आपके बैट में अलग है, और हम में अलग है, इंसानों में अलग है। तो इन सब में अलग अलग फंक्शन है, लेकिन दिख रहा है सब में एक जैसा ही, और इनके एंसेस्टर भी क्या है, सेम, कॉमन एंसेस्ट्री। तो याद रखना, होमोलोगस जहाँ होगा वहाँ डाइवर्जेंट होगा, और क्या होगी, कॉमन एंसेस्ट्री होगी। फिर अदर एग्जाम्पल्स, होमोलॉजी का एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाना है। वर्टिब्रेट, हार्ट्स और ब्रेन, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबका हार्ट और ब्रेन,
ठीक है। फिर है प्लांट में थॉर्न एंड टॉन्ड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिट्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोगनविलिया और कुकुरबिट्टा का आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये इसका लेबलिंग भी आ जाता है और आपसे पूछता है कि होमोलॉजी है या फिर एनालॉगी है। ठीक है, तो ये बोगनविलिया और कुकुरबिट्टा का भी एग्जाम्पल आ जाता है, और ये दोनों क्या हैं, ये होमोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्या है, इनके एंसेस्टर कॉमन है। ये दिख रहे हैं एक जैसे, लेकिन इनका वर्क क्या है, अलग अलग है। इनका वर्क क्या है, अलग अलग है। देखो एंसेस्टर एक ही है, एक ही जगह से इनका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है एक ही जगह। एक का फंक्शन क्लाइंबिंग के लिए है, दूसरे का क्लाइंबिंग के लिए नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जहां भी होमोलोगस होगा वहां क्या होगा, डाइवर्जेंट। HD और क्या होता है, एनालॉगस के साथ आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो एसी पे बैठ के, एसी में, एसी कमरे में बैठ के HD टीवी पे क्या देखेंगे, मूवी देखेंगे। ठीक है, और याद रखना होमोलोगस में क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, और इसमें क्या है, डिफरेंट एंसेस्टर है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक फंक्शन, हेंस दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। ये क्या है, एनालॉगस है और कन्वर्जेंट है। मत एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। बटरफ्लाई का अगर आप पंख ले लो और साथ में आप चिड़ियों का पंख ले लो, तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन फंक्शन अलग है, फंक्शन एक ही है इन दोनों का। दोनों का फंक्शन क्या है, फ्लाई करना। तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन फंक्शन एक ही है। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह हैं, अलग अलग तरह के उनके पंख हैं, और वो क्या है, उनका फंक्शन एक ही है। तो कन्वर्ज हो जाना, ठीक है, चीजों का कन्वर्ज हो जाना। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इनके आपके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, और स्पेशली जो एनसीईआरटी में दिए हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी इज द आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आई, मैमल्स की आई। भाई ये जो ऑक्टोपस और मैमल्स की आई है, ये तो अलग अलग दिखती है, लेकिन काम क्या है इनका, सेम है, देखना। ठीक है, तो बच्चे याद रखना, याद रखना कि अलग अलग, जो ऑक्टोपस है ये अलग फाइलम का है। ठीक है, ऑक्टोपस आपका अलग फाइलम का है, और मैमल आपका अलग फाइलम का। जब अलग अलग फाइलम की बात आई, डिफरेंट फाइलम की बात आ रही है ना, तो वहां पे क्या होगा, एनालॉगस, एनालॉगस होगा। ठीक है, और अगर सेम फाइलम की बात आ रही है, सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी क्या है, मैमल, सेम फाइलम की अगर बात आ रही है, सेम फाइलम की बात आ रही है, तो क्या हो जाएगा, होमोलोगस। ठीक है, अब आप पहचान लोगे। तो जैसे फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी क्या, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन कैसे होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, लेकिन काम उनका सेम ही है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एक क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है, एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये भी क्या है, एनालॉगी है। ओके, चलो आगे। फिर अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन, ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, इवोल्यूशन की। पहले कोई चीज ऐसी थी, अब धीरे धीरे इवॉल्व होकर के अलग अलग एडेप्टेशन की वजह से वो चेंज होती गई और नए फॉर्म लेती गई। जैसे रेप्टाइल्स को ही देखो, रेप्टाइल्स को देखो, या फिर आप कुछ बर्ड्स को देखो, तो वो लिंक जैसे फील होते हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है। हाँ, और रेप्टाइल्स को अगर आप देखो तो जो छिपकली है वो मगरमच्छ की तरह भी लगता है देखने में। हाँ, तो ये इनमें बहुत, इनमें क्या समझ में आता है देखने के बाद कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन तो हुआ है। तो हम सब कहीं पहले पानी में ही थे, धीरे धीरे करके हम टेरेस्ट्रियल की ओर आए, तो कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, ड्यू टू एडेप्टेशन। ठीक है, एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो दूसरा जो है इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल क्या, इंग्लैंड में क्या देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आई थी, धुआं वगैरह नहीं था, तो वाइट मॉथ जो है, वाइट विंग मॉथ जो है, ट्रीज पे रहती थी। ठीक है, और ट्रीज जो है, ट्रीज पे ज्यादा रहती हैं देन द डार्क विंग मेलेनाइज्ड मॉथ। However, in the collection carried out from the same area, but after industrialization क्या हुआ, 1920 में ज्यादा डार्क विंग वाली जिंदा रहने लगी इन द सेम एरिया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखो इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले पहले जो है ना, प्लांट के ट्रंक वगैरह क्या थे, पूरे नीट एंड क्लीन थे। तो जो वाइट कलर वाले थे वो क्या होते थे, वो छुप जाते थे। ठीक है, वाइट कलर वाले छुप जाते थे, उसमें वाइट से वाइट मिल जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे इसका कलर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब ट्री के ट्रंक का कलर डार्क हो गया, तो वाइट वाले दिखने लगे उनके प्रेडेटर को। तो वो क्या हो गए, ईटन, वो खा लिए गए, ईटन बाय द प्रेडेटर। समझ गए, तो सबका वक्त आता है। हम्म,
ओके, यहाँ देखो, अब ये डार्क कलर का हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, तो ये ज़्यादा दिखने लगे, तो ये दिखने लगे तो प्रेडेटर्स ने इनको खा लिया। सो आगे क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन में जो बच गया उसकी स्पीसीज ज़्यादा चलेगी, तो यही है आपका नेचुरल सिलेक्शन। सिमिलरली एक्सेस ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स हैज ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। अब ज़्यादा हर्बिसाइड पेस्टिसाइड इंसान यूज़ करने लगा तो कौन जिंदा रह गया, वही जिंदा रह गया स्पीसीज जिनमें रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस पावर आ गई उन चीज़ों को लेकर के, बाकी सभी क्या हो गए, मर गए। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया किसको, जो जिनमें रेजिस्टेंट पावर आ गई, जो अडेप्ट कर लिया। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। डार्विन वेंट टू गैलापोज आइलैंड, डार्विन जब गैलापोज आइलैंड पहुंचे घूमते फिरते तो उन्होंने देखा गजब की डाइवर्सिटी। ठीक है, गजब की डाइवर्सिटी देखी क्रिएचर की। उन्होंने देखा सबसे ज़्यादा जो फेमस है दैट इज़ द डार्विन फिंचेस। उन्होंने देखा कि भाई एक ही तरह की बर्ड की बीक अलग अलग मिल रही है ड्यू टू द डिफरेंट ईटिंग हैबिट एंड ड्यू टू द डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, उन्होंने जब इनको स्टडी किया तो इनको समझ में आया कि सबसे पहले ये एक जगह पे रहती थी, उसके बाद फूड के खोज में ये अलग अलग जगह गई, अलग अलग जगह गई और अलग अलग तरह के फूड मिले, कहीं पे सीड मिला, कहीं पे ट्विक्स मिले, अलग अलग, कहीं पे इंसेक्ट मिला, तो उसकी वजह से उनके बीक अलग अलग हो गए। उनके बीक कैसे हो गए, अलग अलग तरह के इनके बीक हो गए और वो अलग अलग तरह के डार्विन फिंचेस बन गई। तो इस ये क्या हो गया, इनके एंसेस्टर तो सभी के सभी एक थे, लेकिन सब ये क्या बन गए, अलग अलग तरह की बर्ड बन गई। तो ऐसे ही हमारे एंसेस्टर और बंदरों के एंसेस्टर अलग थे, मतलब एक ही थे, तो जो है कुछ बंदर बन गए, कुछ इंसान बन गए, ऐसे करके फिर अलग अलग स्पीसीज बन गए। ठीक है, तो सीड ईटिंग स्ट्रक्चर बना और फिर अलग अलग तरह के, देखो अलग अलग सीड, अलग अलग बीक्स हैं ड्यू टू डिफरेंट हैबिट, तो अलग अलग स्पीसीज नए बन गए इनके। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इवोल्यूशन हुआ डिफरेंट स्पीसीज का इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था जब सबके एंसेस्टर कॉमन थे, एंड देन फिर धीरे धीरे क्या हो गए, ये रेडिएशन की तरफ फैल गए। ठीक है, ओके, इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज ऑस्ट्रेलियन मर्सूपियल्स। बच्चे एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन आता है आपका, और नेचुरल सिलेक्शन आपसे पूछा जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, फिर आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी, ऑपरिन ने लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, डार्विन ने लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इससे। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले पे क्वेश्चन आता है। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वाला भी क्या है, एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन है ना। इसमें भी क्या है, सबके क्या थे, कॉमन एंसेस्टर थे, और कॉमन एंसेस्टर थे लेकिन ये अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में आए गए, तो ये अलग अलग तरह के स्पीसीज बन गए। तस्मानिया वॉल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, कोई मर्सूपियल रैट। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द मर्सूपियल। ओके, नाउ फिर है आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी, डार्विन ने दी थी भाई, डार्विन ने बताया था एडेप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, फिटेस्ट, ये सारी चीज़ें डार्विन ने बताई थी। नेचर सेलेक्ट फॉर द फिटेस्ट, फिटनेस। ठीक है, नेचर किसको सेलेक्ट करती है, फिटनेस को सेलेक्ट करती है। एंड एक और क्वेश्चन आता है आपका, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर लमार्क आए, लमार्क भाई, लमार्क ने गजब की बातें कही थी, यूज एंड डिसयूज के, इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इन्होंने जिराफ के बारे में बताया कि ये इतने दूर दूर प्लांट हैं, जिराफ तो इतना छोटा सा है, तो इसको पाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, अपनी नेक को ऊंची कर रहे हैं, ये अपनी नेक को ऊंची कर रहे हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो गई, इनकी नेक लंबी हो गई। और जो है इसी को क्या बोला, यूज एंड डिसयूज, मतलब जिस ऑर्गन को आप यूज करते जाते वो मॉडिफाइड हो जाती है, जिस ऑर्गन को आप यूज नहीं करते वो डिसयूज, मतलब वो फिर मॉडिफाइड नहीं होती है, वो बेकार हो जाती है। तो भाई ब्रेन तो आजकल बंदे यूज नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आगे क्या हम ब्रेनलेस पैदा होंगे, हाँ नहीं ना। आजकल रील्स वगैरह ज़्यादा चला रहे हैं, उंगलियों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो अगले जो आगे समय में हमारी उंगलियां और ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। हाँ, का स्नेक वगैरह होता है, स्नेक के पास पहले लेग्स थे, फिर धीरे धीरे ना स्नेक को अंदर मिट्टी के अंदर जाना होता था, और स्नेक के फिर धीरे धीरे क्या हो गया, लेग्स वगैरह हट गए, वो बिना लिम्ब के हो गया। फिर इन्होंने बताया जैसे ब्लाइंड फिश के बारे में बताया,
इस तरह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगी, जो हमारा डिटेल लेक्चर होगा उसमें। तो इनकी बातों को खारिज किया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, डार्विन ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही लॉन्ग नेक वाले जिराफ भी थे और शॉर्ट नेक वाले जिराफ भी थे। तो लॉन्ग नेक वाले बच गए क्योंकि नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, शॉर्ट नेक वाले नहीं बच पाए। ठीक है, वो आराम से फूड खा पाते थे, तो लॉन्ग नेक वाले बच गए। तो इनकी चीज़ों को फिर जो है खारिज किया गया माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई अगर माउस के पूंछ को काट दिया जाए कुछ जनरेशन तक, तो आगे आगे जनरेशन में माउस के पूंछ नहीं आनी चाहिए, लेकिन देखा गया कि माउस की पूंछ तो आ रही है। और एक एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब, इन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर को भी बताया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे बढ़ती जाती है। मतलब अगर अगर आप डॉक्टर बन गए और अगर मान लो आपने स्विमिंग वगैरह सीख ली, तो बच्चा जो पैदा होगा ना वो आगे स्विमिंग करता हुआ ही पैदा होगा, मतलब पैदाइशी स्विमर होगा। तो ये सारी चीज़ें तो होती नहीं है। ठीक है, तो इसको बिलीव नहीं किया गया। नाउ आगे बढ़ जाओ। फिर आता है आपका, हाँ, थॉमस मैल्थस के बारे में आता है। थॉमस मैल्थस एक्चुअली अल्फ्रेड वेलेस एंड डार्विन ने ना थॉमस मैल्थस की ही ऐसे को पढ़ा था, और इनके ऐसे को ही पढ़कर उन्होंने ये जो फिटनेस और ये सारी चीज़ें है ना उसी से बताई थी। क्योंकि दोनों का एक ही समय पे, दो बंदों का एक ही समय पे एक ही बात कहना थोड़ा अजीब सा लोगों को लगा। मैल्थस ने क्या कहा ऑन पॉपुलेशन, इन्होंने ऐसे लिखा था और इन्फ्लुएंस्ड हुए थे डार्विन इससे। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विद आर द फैक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिट। इन्होंने क्या बताया था अपने ऐसे में कि नेचुरल रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो उस लिमिटेड रिसोर्स में एडेप्ट कर जाएगा अच्छे से वो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा। बाकी सब क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर इनमें चेंजेस आएंगे एडेप्टेशन की वजह से। The fact that the theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, क्या होगा, क्या होगा मैक्सिमली, अगर सभी के सभी अगर रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन एंड द फैक्ट दैट द पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड मीन्स दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेस। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया कि भाई अगर एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया तो ग्रो हो रहा है, बैक्टीरिया हर 20 मिनट में ग्रो होता है, लेकिन हमको इतने बैक्टीरिया क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए कि रिसोर्सेस कम हैं और कंपटीशन हर जगह हो रही है। हमारे पास मिलियंस ऑफ, मतलब एक बार में जो है फिशेस बहुत सारे अंडे देती हैं, एक बार में फ्रॉग बहुत सारे अंडे देते हैं, तो हमको इतने फ्रॉग देखने को क्यों नहीं मिलते हैं। अगर जो है इतने सारे अंडे हैं तो पूरा जो समुद्र है वो फिश से भर जाना चाहिए, लेकिन हमें क्यों नहीं देखने को मिलते, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और नेचुरल सेलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती है। ठीक है, जैसे हमारे साथ कभी कभी पेंडेमिक होता है, एक बार में हटा दिया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन को नेचर के द्वारा। फिर आगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है, ह्यूगो डेवराइस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज। ह्यूगो डेवराइस ने किस पे वर्क किया था, इवनिंग प्राइमरोज पे वर्क किया था। आइडिया ऑफ म्यूटेशन ये लेकर के आए कि भाई सडन कुछ जीन में चेंजेस होते हैं और लार्ज डिफरेंसेस अराइजेस सडनली। इन्होंने क्या बोला कि अचानक से एक दिन आप पढ़ोगे और नीट क्लियर कर लोगे। ठीक है, इन्होंने यही बोला एक्चुअली कि अचानक से म्यूटेशन आता है किसी जनरेशन में और वो म्यूटेशन सडनली आता है एक पॉपुलेशन में। ओके, he believed that the mutation which cause evolution and not the minor variation नहीं होता, हेरिडिटी वाली चीजें नहीं होती है, म्यूटेशन तो भाई सडन आता है और बहुत बड़ा चेंज लेकर के आता है। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। इन्होंने क्या बोला, म्यूटेशन जो होती है वो रैंडम होती है और डायरेक्शनलेस होती है। मतलब आप अचानक से आप में पंख आ सकता है और आप उड़ने लग सकते हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन डार्विन ने कहा कि भाई जो वेरिएशन होती हैं स्मॉल होती हैं एंड डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, वेरिएशन धीरे धीरे आती है, हेरिटेबल होती हैं, धीरे धीरे आती हैं, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं और एक डायरेक्शन में होती हैं। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल वाइल डेवराइस बिलीव म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन, अचानक से एक स्पीसीज नया बन जाना। हैंस इट इज कॉल्ड सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो इन्होंने क्या बोला कि अचानक से कुछ चेंज होता है, नई स्पीसीज बन जाती है। ठीक है, अचानक से कुछ बदलेगा और आप जैसे ह्यूमन हैं तो कुछ ह्यूमन क्या बन जाएंगे, आधे नर और आधे जानवर बन जाएंगे, मतलब इस टाइप का कुछ हो जाएगा।
अचानक से एक दिन आप पढ़ेंगे और आप नीट क्रैक कर जाएंगे। सो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलती है? और बच्चे ये याद रखना, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है कि म्यूटेशन क्या रैंडम होती है, डायरेक्शनल लेस होती है, या रैंडम या डायरेक्शनल होती है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनता है। फिर है आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इन गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाउंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील ऑफ अ जीन और अ लोकस। एक पॉपुलेशन में आप ना फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आराम से एक अलील की, कि कितने अलील गोरे की फेयर स्किन की अलील कितनी है, या डार्कर स्किन की अलील कितनी है, ब्लू आइज की अलील कितनी है, आप एक पॉपुलेशन में निकाल सकते हो। लेकिन कब कब निकाल सकते हो? तभी निकाल सकते हो ना, एक पॉपुलेशन में मान लो आपको पढ़ना है कि ब्लू आइज वाले कितने हैं, 100 बंदे हैं यहाँ पे, और आपको पढ़ना है कि ब्लू आइज वाले कितने, आराम से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसमें इमिग्रेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं अंदर, लोग जा रहे हैं, हाँ लोग आ रहे हैं और अंदर आके रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी ना, तो आप नहीं नहीं पढ़ पाओगे। लोग यहाँ से जा रहे हैं तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो और इसमें म्यूटेशन हो रहा है तो नहीं पढ़ पाओगे। तो हार्डी विनबर्ग ने क्या कहा कि हम अलील वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये फिक्स होती है, रिमेन इन सेम थ्रू द जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये क्या होती है, सेम होती है। द प्रिंसिपल सेज दैट अलील फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन आर स्टेबल, ये क्या होती है, अलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल होती है, कॉन्स्टेंट होती है। द जीन पूल, जो जीन पूल है, जीन पूल मतलब जो जीन्स हैं प्रेजेंट, टोटल जीन्स जो प्रेजेंट है उस पॉपुलेशन में, वो कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 1, ठीक है। सारी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, 1। मतलब कि अगर P नाम का जीन है और Q नाम का जीन है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। दो तरह के जीन हैं इसमें, इस पॉपुलेशन में, 100 लोगों के पॉपुलेशन में, P जीन है, Q जीन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट रहते हैं, इन्होंने ये कहा, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ ग्राफ दिए, इन्होंने ये ग्राफ बच्चे आ सकता है आपको, और ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई मान लो कि वाइट वाइट पिग है, फिर ब्राउन पिग है, या फिर वाइट है, रेड है और पिंक पिग है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो अगर बीच में ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है कि ना वाइट पिग बचे, ना ही आपके रेड पिग बचे, कौन पिग बच गया, आपका पिंक पिग बच गया। ऐसे ही ह्यूमन वेट पे आता है कि जो बेबीज हैं कम वेट वाले नहीं बचे, ज्यादा वेट वाले नहीं बचे, कौन बचा, मिडल वेट वाला बचा, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजिंग, ओके, स्टेबलाइजिंग। और अगर ये मान लो एक डायरेक्शन में जाए तो इसका मतलब या, और इधर पे दिया हुआ है कि कम वेट वाले, लो वेट वाले, तो कम वेट वाले बच गए, मिडिल वेट वाले नहीं बचे, और हाई वेट वाले जो थे वो नहीं बचे। और अगर ये ग्राफ इस तरह से जाता है तो ये क्या बता रहा है कि कम वेट वाले बचे और हाई वेट वाले बचे, जो ज़्यादा वेट वाले थे वो दोनों बचे, लेकिन मिडिल वेट वाले नहीं बचे, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, डिसरप्टिव, इसको क्या बोल रहे हैं, डिसरप्टिव। जो दोनों तरफ जा रहा है वो डिसरप्ट हो गया ना, इधर भी डिसरप्टिव। और ये क्या है, एक डायरेक्शन में स्पीसीज ग्रो कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन, बाकी सभी मर गए, एक ही डायरेक्शन के। लो वेट वाले बच्चे सिर्फ जिंदा है तो डायरेक्शनल, और बीच वाले जिंदा है तो क्या हो गया, स्टेबलाइजिंग, स्टेबिलाइजिंग, ठीक है, स्टेबलाइजिंग। तो इसके जो है क्वेश्चंस मैंने काफ़ी कराए हुए हैं, जैसे इन अ डिप्लॉयड पी एंड क्यू को हम क्या बोल रहे हैं, अलील ए और अलील बी, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी अलील ए एंड बी। तो इसके मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्या बता रहा है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो P बता रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट बता रहा हूँ, और ये होमोजाइगस रिसेसिव बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, हेटेरोजाइगस। तो आपसे पूछ देगा 2pq बता दीजिए, ठीक है। P दिया हुआ रहेगा, P दिया है मान लीजिए 0.8 दिया है, और पूछ रहा है हेटेरोजाइगस बता दीजिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो Q कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू होता है बच्चे इक्वल टू 1, अभी हमने देखा। तो P आपका 0.8 है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2। तो आपका कितना आ जाएगा, 2pq कितना आ जाएगा, 2 इंटू पी हो गया आपका 0.8 और q हो गया 0.2, ठीक है। तो 8 टू 16, 16 टू 32, 0.32। ऐसे ही आपसे अगर सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट वाला पूछ रहा है तो उसका वैल्यू दिया हुआ होगा आपको, तो निकाल लेना।
फिर ये निकल जाएगा, पी स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे इसके मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट्स में, तो आप कुछ कुछ सेकंड का है वो, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे आपको इससे बहुत क्वेश्चन आता है बच्चे, 5 फैक्टर कौन कौन से थे? टू नो द अफेक्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग ने बोला कि भाई सब कुछ क्या होता है, जीन की फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन एक ही रहती है, लेकिन वो एक ही शर्त पे रहेगी, अगर माइग्रेशन नहीं हुआ है, किसी का आना जाना नहीं हुआ है बंदों का, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हुआ, अचानक से कोई किसी ने मतलब कोई हाथी आके उस पॉपुलेशन को ना कुचल गया हो, कोई म्यूटेशन ना हो गया हो जीन में, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो गया हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हुआ, तभी। तो ये 5 फैक्टर आपको याद रखें, तभी भाई किसी भी पॉपुलेशन में जीन एक ही जैसा रहेगा। गोरे गोरे लोग हैं तो गोरे गोरे ही रहेंगे, लेकिन अगर बाहर से कोई आ गया डार्क कॉम्प्लेक्शन का, उसने शादी कर ली, तो कुछ क्या हो जाएंगे, डार्क बच्चे भी तो पैदा होंगे ना, ठीक है, तो वही है। फिर है बच्चे फाउंडर इफेक्ट, ये क्या है? ये क्या है बच्चे? जो जो चेंज बाई चांस अचानक से होता है ना, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे कि अचानक से हाथी का कुचल देना एक ग्रुप ऑफ बीटल्स को, या फिर मान लो कि अचानक से कोई डायनासोर आ गया और उसने क्या किया, एक पूरे के पूरे स्पीसीज को, एक जगह जो थे, एक जगह वहां पे ग्रो करते थे, उनको सबको मार डाला, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। कभी कभी क्या होता है, अलील फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा मतलब ये चेंज हो जाती है कि अचानक से एक नया स्पीसीज बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, एक पॉपुलेशन में अचानक से एक नया स्पीसीज बन गया, उसको क्या बोल रहे हैं, फाउंडर इफेक्ट बोल रहे हैं। न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन वहां पे ऐड हो गया, और फिर रिकॉम्बिनेशन की वजह से एक नया स्पीसीज ही बन गया, उसको बोल रहे हैं फाउंडर इफेक्ट, नया स्पीसीज फाउंड हो गया। नेचुरल सिलेक्शन क्या है प्रोसेस भाई, हेरिटेबल वेरिएशन है, धीरे धीरे नेचर जो है सेलेक्ट करती है। ओके, तो इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। नेचुरल सिलेक्शन जो है, स्टेबलाइजेशन कब होगी, जब जब जो है इंडिविजुअल मीन कैरेक्टर वैल्यू, तो बच्चे इससे आपका मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। मीन कैरेक्टर वैल्यू आ गया तो नेचुरल सिलेक्शन स्टेबलाइज होगी। डायरेक्शनल होगा जब एक तरफ वो मीन कैरेक्टर से एक तरफ वो बढ़ेगी, एक डायरेक्शन में बढ़ेगी। और ये कब होगा, डिस्ट्रप्शन कब होगा, जब वो दोनों तरफ बढ़ेगी, पेरिफेरल जाएगी। फिर है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ये आपको ईयर फिर से याद रखना है, फिर से बच्चे ये ईयर याद रखना है, ठीक है। मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आया 2000 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद भाई ये वाला टेबल, इसकी मैंने ट्रिक दे रखी है ऑलरेडी, तो ये टेबल आप पढ़ लेंगे कि सबसे पहले कौन आया, कैसे आया, ये सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। फिर आपको क्या पढ़ना है कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर बन गए। फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए। फिर जॉलेस फिश बने। उस जॉलेस फिश कब बने, 350 MYA बने। तो बच्चे यहाँ से आपका मैच दी फॉलोइंग आ जाता है कि कौन कब बना, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, सारे ईयर्स याद रखने हैं, इसलिए मैंने बोला एक चार्ट बना लो सारे ईयर्स का। This was about 350 million years ago. In 1938, the fish caught in South Africa happened to be coelacanth, which was thought to be extinct, जिसको सोचा गया था कि भाई वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी। फिर आपको ये याद रखना है सारे के सारे कौन कौन से पीरियड हैं, इसकी भी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दी है, कब कौन सा डायनासोर आया है। अब आपको आता है कि फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव बोथ बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, फर्स्ट एम्फीबियन जो दोनों जगह रहता था वो कौन थे, लॉबफिन्स थे। ठीक है, लॉबफिन्स थे। ओके, तो वही जो फिश थी वो डेवलप हो गई थी एम्फीबियन पे, जिसको लोग फिन्स बोलते हैं, और वो डेवलप हो गई थी किसमें, फर्स्ट एम्फीबियन में डेवलप हो गई थी। फिर एम्फीबियन जो है रेप्टाइल्स में डेवलप हो गया, एम्फीबियंस ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एरिया में रहने लगे, रेप्टाइल्स में डेवलप हो गए। फिर ये जो रेप्टाइल्स है धीरे धीरे करके अदर स्पीसीज बन गए, और फिर ये इंसान भी बन गए। ठीक है, यही आगे चल के बच्चे हम इंसान भी बन गए। और तभी हम जब पैदा होने वाले रहते हैं तो अलग अलग हमारे में स्टेजेस दिखते हैं, कभी हम रेप्टाइल जैसे दिखते हैं, है ना। इसके पीछे थियोरी भी है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हल्की फुल्की सही है। ठीक है, तो ये रेप्टाइल्स थे, और कुछ जो है वापस चले गए, कुछ बहुत हद तक मतलब वो कैरेक्टर लेने के बाद वापस से वाटर में चले गए। ठीक है, वाटर में चले गए, या उस समय कंडीशन ऐसी हो गई, जैसे कि डॉल्फिन को आप देख लो, है ना, डॉल्फिन वगैरह को देख लो, वेल को देख लो। In the next 200 million years ago or so, reptiles of different size dominant on the earth, giant ferns, pteridophytes वगैरह बनने लगे। ओके,
एंड फिर आपको याद रखना है 200 मिलियन ईयर्स अगो में आपको इक्तियोसॉरस था, ये देखने, ये आपको याद रखना है। कौन सा कौन सा जो है डायनासोर कब आया, कब डिसअपियर हुआ, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, ये याद रखना है। 65 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। चिकन 65, चिकन 65 में हमने क्या खाया, डायनासोर को खाया, तो चिकन 65 खाया तो भाई क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, ऐसे याद रखो। 65 मिलियन ईयर्स अगो पहला मेमर्स जो थे वो कैसे थे, लाइक द श्रियूस। एंड नाउ आगे बढ़ जाते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स, हम क्या हैं, प्राइमेट्स है, कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रमापिथेकस वर एग्जिस्टिंग, दे वर हैरी। भाई इवोल्यूशन ऑफ मैन से मैंने ट्रिक दे दी है कि आपको सीक्वेंस आता है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, तो वो ट्रिक आप देख लेंगे डॉक्टर राम, है ना, डॉक्टर राम वाली जो ट्रिक है मैंने दे करके रखी है, आप वहां से देखेंगे। सो सबसे पहले जो आए थे वो हेयरी थे, बंदर की तरह थे, गोरिल्ला चिंपैंजीज की तरह चलते थे। फिर रामापिथेकस आए, वो मैन की तरह, तो राम भगवान से याद रखना, जो राम भगवान थे वो इंसान की तरह थे। वाइल ड्रायोपिथेकस वर मोर एप लाइक, ड्रायोस्ट जो थे ह्यूमन लाइक, उनको क्या बोलते हैं, होमो हैबिलिस बोलते हैं। फर्स्ट जो ह्यूमन लाइक थे वो क्या थे, होमो हैबिलिस। हबी, हैबिलिस से याद रखो, हबी, हबी मतलब हस्बैंड, तो ह्यूमन लाइक जो पहला लग रहा है वो कैसा था, होमो हैबिलिस थे। ब्रेन कैपेसिटी इनकी 650 टू 800 सीसी थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे। फिर होमो इरेक्टस आए, ओके, होमो इरेक्टस आए, 900 डिग्री 900 सीसी था। तो याद कैसे रखना भाई, इरेक्ट होते हैं जब, इरेक्ट एंगल इसको कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी था इनका। ये मीट वगैरह सब खाते थे। फिर निंदाथलीस आए, निंदाथलीस की कितनी थी, 1400 इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी, नींदरथलीस की 1400। मतलब नींदरथलीस को कैसे याद रखो, नींद से जागते हो तो ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है ना, तो इसमें कितना हो गया, 1400 सीसी इनकी ब्रेनियल क्रेनियल कैपेसिटी हो गई। फिर ये कब ये कितने समय में रहते थे एशिया में, भाई 1 लाख से 40,000। उसके बाद फिर आपको आता है क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न मैन, मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज हुए। मॉडर्न होमोसेपियंस कब अरोज हुए, इससे क्वेश्चन आता है आपका। तो 75,000 से 10,000, यहाँ 1 लाख दे देगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है इससे। देन एग्रीकल्चर कब आया, 10,000 साल पहले आया। बच्चे ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन ऐसे मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है कि सिर्फ मैं बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इसका, इससे क्वेश्चन क्या आता है आपको, सीक्वेंस आता है, ठीक है, सीक्वेंस आता है। फिर आपका क्रेनियल कैपेसिटी आता है, क्रेनियल कैपेसिटी आता है। फिर आपको आता है कि ये क्या खाते थे, कौन मीट खाता था, कौन मीट नहीं खाता था, कौन औजार यूज़ करता था, कौन औजार यूज़ नहीं करता था। तो यही क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। और इससे, ये वाले पोर्शन से इससे ज़्यादा फिर क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको ये पूरा याद रखना है बच्चे। और जब मैं इसके लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको इतने अच्छे से इवोल्यूशन ऑफ मैन समझाऊंगी, जो आप सोचते हो ना कि एक सीरीज़ में इस तरह से इवोल्यूशन हुआ, ऐसा नहीं हुआ था। सारे के सारे एक साथ प्रेजेंट थे, फिर हमने सबको मार डाला, हमने सबको मार डाला और हम जीत गए, और फिर सिर्फ हम ही हम बच गए।